हेलो एवरीवन, आरती गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। उपन्यासों की श्रृंखला में आज हम लोग पढ़ेंगे शेखर एक जीवनी उपन्यास। इस उपन्यास के लेखक हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। यह उपन्यास, इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो 1941 है, लेकिन कहीं कहीं पर हमें 1940 भी लिखा हुआ मिलता है। जब हम इस पुस्तक को ओपन करते हैं तो इसमें सबसे पहले जो है वो एक नोट लिख करके आता है। इसको ज़रा लार्ज करके पढ़ेंगे हम, जिसमें ये लिखा हुआ है, ये उन सबको ये समर्पित है जिनके कारण शेखर का निर्माण हुआ और जो मैं प्रार्थना करता हूँ इसे कभी नहीं पढ़ेंगे। दोस्तों, आपको जैसा कि मालूम होगा कि शेखर एक जीवनी एक मनोवैज्ञानिक उपन्यास है, तो इसके हर एक पंक्ति में कुछ न कुछ मनोवैज्ञानिक तथ्य छुपे होते हैं। और जो ये कुछ चीज़ें तो ये है कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि शेखर एक जीवनी उपन्यास किसको समर्पित है, तो हम ये याद रखेंगे तो हो जाएगा हमारा प्रश्न। उसके बाद अनुक्रम है। शेखर एक जीवनी उपन्यास का जो पहला भाग हमें पढ़ना है उसका नाम है उत्थान और दूसरे भाग का नाम है संघर्ष। तो उत्थान वाले भाग में उसमें भी 4 भाग हैं, जिसमें कि पहला खंड है जो खंड में विभाजित है। तो पहला खंड का नाम है उषा और ईश्वर, दूसरे खंड का नाम है बीज और अंकुर, और तीसरे खंड का नाम है प्रकृति और पुरुष, चौथे खंड का नाम है पुरुष और पारिस्थितिकी। आप लोगों ने अगर PYQ सॉल्व किए होंगे तो आपको पता होगा कि इन चारों खंडों का क्या महत्व है। तो इसको क्रम से आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसका क्रम कई बार पूछ चुका है एग्ज़ाम में। अब हम पढ़ेंगे इस किताब की भूमिका। भूमिका बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से कई पंक्तियाँ ऐसी हैं जो कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो भूमिका बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। जो इसकी पहली पंक्ति है, वेदना में शक्ति है वो दृष्टि में नहीं है, जो यातना में है यह दृश्य हो सकता है। तो यह पंक्ति भी कई बार पूछा जा चुका है, और यह कह कर कि यह किस उपन्यास की पंक्ति है। तो इसको आप इसको देख सकते हैं और इसको ध्यान में रखिएगा। ये पहले ही उपन्यास की पंक्ति है, जो भूमिका की सबसे पहली पंक्ति है। शेखर एक जीवनी जो मेरे 10 वर्ष के परिश्रम का फल है। 10 वर्षों में अभी कुछ देर है, लेकिन जीवनी भी तो अभी पूरी नहीं हुई। घनीभूत वेदना की केवल एक रात में देखे गए विजन को शब्दबद्ध करने का प्रयत्न है ये। देखिए यहाँ पे इस जीवनी में यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, चूँकि यह जो भूमिका है वो अज्ञेय के द्वारा ही लिखी गई है। तो वो अपनी जीवनी के इसको मतलब बताते हैं, एक शेखर के रूप में बताते हैं, जो शेखर जो कि इस उपन्यास का नायक है। तो वो इसको देखिए, यहाँ ये कहते हैं कि घनीभूत वेदना केवल एक रात में देखे हुए विजन का शब्दबद्ध करने का प्रयत्न है। आप इसे शेखी समझ सकते हैं। मेरे कहने का यह अभिप्राय नहीं है कि इतना बड़ा पोथा मैंने एक रात में गढ़ डाला, नहीं। आप मेरे एक शब्द को फिर से ध्यान से पढ़िए। शेखर घनीभूत वेदना की केवल एक रात में देखे गए विजन को शब्दबद्ध करने का प्रयत्न है। यानी कि एक ही रात में ये उनको, जो शेखर है इस कहानी का जो नायक है, वो उसको फांसी होने वाली है, और फांसी से पहले जो रात होती है उस रात में वो जो कुछ भी सोचता है उस चीज़ को इस उपन्यास में दर्शाया गया है। तो लेखक ये कह रहे हैं, ये भूमिका लेखक ने लिखा है, लेकिन इसे शेखर के माध्यम से कहलवाया जा रहा है, यानी कि उपन्यास का जो नायक है शेखर, उसके माध्यम से कहलवाया जा रहा है। तो ये कहते हैं कि सिर्फ एक रात में देखे हुए विजन को शब्दबद्ध करने का प्रयत्न है। संभव है आप जानना चाहें वह रात कैसी थी, किंतु निजी बातों का वर्णन शक्य नहीं होता, न उसका आपके लिए कोई प्रयोजन ही है। आपके लिए तो इसका यही वर्णन और महत्व हो सकता है कि
उसमें मैंने यह विज़न देखा। वह रात मुझे उपलब्ध कैसे हुई, इसके संबंध में इतना बता सकता हूँ कि जब आधी रात को डाकुओं की तरह आकर पुलिस मुझे बंदी बना ले गई, उसके तत्काल बाद पुलिस के उच्च अधिकारियों से मेरी बातचीत फिर कहा सुनी और फिर थोड़ी सी मारपीट भी हो गई। तब मुझे ऐसा दिखने लगा कि मेरे जीवन की इति शीघ्र होने वाली है। फांसी का पात्र मैं अपने को नहीं समझता था, ना अब समझता हूँ, लेकिन उस समय की परिस्थिति और अपनी मन स्थिति के कारण यह मुझे असंभव नहीं लगा, बल्कि मुझे दृढ़ विश्वास हो गया कि यही भवितव्य मेरे सामने है। ऊपर मैंने कहा कि घोर यातना व्यक्ति को दृष्टा बना देती है। यहाँ यह भी कहूँ कि घोर निराशा उसे अनासक्त बनाकर दृष्टा होने के लिए तैयार करती है। मेरी स्थिति मानो महानुभव के घेरे से बाहर निकलकर एक समस्या रूप में सामने आई। अगर यही मेरे जीवन का अंत है तो जीवन का मोल क्या है, अर्थ क्या है, सिद्धि क्या है, व्यक्ति के लिए, समाज के लिए, मानव के लिए। इस जिज्ञासा को अनासक्त निर्ममता के और यातना की सर्वभेदी दृष्टि के आगे मेरा जीवन धीरे धीरे खुलने लगा। एक निजु और अप्रासंगिक विसंगति के रूप में नहीं, एक घटना के रूप में, एक सामाजिक तथ्य के रूप में, और धीरे धीरे कार्य कारण परंपरा के सूत्र सुलझकर हाथ में आने लगे। देखिए, ये पंक्ति बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हो सकता है कि एग्ज़ाम में आपको ये छोटी सी भी पंक्ति दे करके ये पूछा जा सकता है कि यह किस उपन्यास का है या फिर ये किसका कथन है। तो आपको ये ध्यान देना होगा कि ये कथन शेखर का है, लेकिन उपन्यास में इसको अज्ञेय जी ने लिखा हुआ है। पौ फटने तक सारा चित्र बदल गया। अर्थ के बहुत से सूत्र मेरे हाथ में थे, लेकिन देह जैसे झर गई थी, धूल हो गई थी। थक कर किंतु शांति पाकर मैं सो गया और 2-3 दिन तक सोया रहा। यही उस रात के बारे में कह सकता हूँ। उसके बाद महीना भर तक कुछ नहीं हुआ। 1 मास बाद जब मैं लाहौर किले से अमृतसर जेल ले जाया गया, तब लेखन सामग्री पाकर मैंने 4-5 दिन में उस रात में समझे हुए जीवन के अर्थ और उसकी तर्क संगति को लिख डाला। पेंसिल से लिखे हुए वे 100 पन्ने यानी लगभग 300 पन्ने शेखर एक जीवनी की नींव है। उसके बाद 9 वर्ष से अधिक मैंने उस प्राण दीप्ति को एक शरीर दे देने में लगाए। उसी को शरीर देने के लिए, इसलिए कि वैसी तीव्रता केवल कल्पना के सहारे नहीं मिल सकती। वह जीवन में ही मिल जाए तो कल्पना से उसे संयत किया जा सकता है, पूर्वापर का जामा ही पहनाया जा सकता है। यदि अपने क्रांतिकारियों के जीवन का कुछ भी अध्ययन किया होगा तो आप पाएंगे कि अथक कार्यशील इन प्राणियों में उनके सारे कृतित्व के नीचे छिपी हुई है एक कठोर नियति रहती है। क्रांतिकारी अंततोगत्वा एक प्रकार के नियतिवादी होते हैं, लेकिन यह नियतिवाद उन्हें अक्षम और निकम्मा बनाने वाला कोरा भाग्यवाद नहीं होता। वह उन्हें अधिक निर्मम होकर कार्य करने की प्रेरणा देता है। इससे वह गीता के कर्मयोग से एक सीढ़ी आगे होता है, क्योंकि यह कर्ता को निरा निमित्त नहीं बना देता। यदि यूँ कहा जाए कि क्रांतिकारी का नियतिवाद अटल निर्यात की स्वीकृति न होकर जीवन की विज्ञान संगत कार्य कारण परंपरा पर गहरा विश्वास होता है, तो शायद सच्चाई के निकट होगा। मेरा ख्याल है कि आज के अधिकांश वैज्ञानिक भी कुछ इसी प्रकार के नियतिवादी हैं। इस पंक्ति से यह पता चलता है कि शेखर जो है वो एक क्रांतिकारी थे। जो कहानी का नायक है, मतलब उपन्यास का नायक जो शेखर है, वो एक क्रांतिकारी है। तो शेखर एक जीवनी के क्रांतिकारी नायक ने अपने जीवन में इसी नियति के सूत्र को पहचानने का प्रयत्न किया है, क्योंकि उसे पहचान लेना ही जीवन को समझ लेना है, उसकी पूर्ति पा लेना है। ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है, अतएव प्रत्येक घटना अपने सिद्धि है। यह भी एक मार्ग है, लेकिन यह तर्क परंपरा को जो व्यक्ति स्वीकार नहीं सकता, उसके लिए जीवन को सह्य बनाने का
यह दूसरा उपाय नहीं हो सकता। इसीलिए आप पाएंगे कि जीवनी के पहले भाग में शेखर अपने बाल्यकाल की छोटी छोटी घटनाओं की भी जांच कर रहा है। बाल्यकाल का अध्ययन स्वयं अपना महत्व रखता है और विदेशों के कई कलाकारों ने बाल्य मन का अध्ययन और चित्रण किया है, लेकिन जीवनी में यह अध्ययन साध्य नहीं है। यह केवल उन सूत्रों को खोजने का साधन है। यह अध्ययन साध्य नहीं है, यह केवल उन सूत्रों को खोजने का साधन है जो होते हैं प्रत्येक जीवन में, किंतु जिन्हें देखने की शक्ति सदा नहीं होती। वह तो तब मिलती है जब किसी घटना की चोट से जीवन दीप्त हो उठता है, या तब जब यातना की तीव्रता से व्यक्ति ही सूक्ष्म दृष्टा बन जाता है। अपनी रचना के बारे में कुछ भी कहने का अधिकार मुझे नहीं है, लेकिन शेखर का और अपना संबंध ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि इसी में उसके जीवन की महानता और इसी में उसकी दीनता है। महानता इसलिए कि उसकी जिज्ञासा में लगन है, निष्ठा है, और दीनता इसलिए कि इस तीव्रता के कारण ही वह कई जगह सच्चा शोधक न रहकर केवल हेतुवादी बन जाता है और उसका हेतुवाद करुण और दयनीय जान पड़ता है। तो संक्षेप में यही शेखर एक जीवनी की बुनियाद की कहानी है। आप कहेंगे कि यह तो एक विजन नहीं, यह एक तर्क प्रणाली है, एक फ़लसफ़ा है, लेकिन मैं मानता हूँ कि फ़लसफ़ा भी अंततः दृष्टि है, विजन है, और अपनी धारणा की पुष्टि के लिए फ़लसफ़े के हिंदी नाम की सरल लेता हूँ, दर्शन। यह जो पंक्ति है यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट पंक्ति हो सकती है, क्योंकि ये अभी तक एग्ज़ाम में नहीं पूछा गया है। तो ये हो सकता है कि इस बार ये पंक्ति दे करके आपसे ये पूछ दे कि यह किस उपन्यास की पंक्ति है। ये आगे का है, ये पूरा भूमिका ही है जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, लाइन बाय लाइन पढ़ा दे रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और इस भूमिका से अगर कोई भी प्रश्न पूछे तो वो आपको परेशानी ना हो। क्या यह जीवन आत्मजीवनी है? यह प्रश्न अवश्य पूछा जाएगा, बल्कि शायद पूछा भी नहीं जाएगा, क्योंकि पाठक पूर्व धारणा बनाकर चलेगा। हिंदी में जहाँ प्रत्येक कवि अपनी स्त्री को लक्ष्य करके लिखता है, जहाँ वियोग की कविता इतने भर से प्रमाणित मान ली जाती है कि उसे अमुक जी ने अपनी पत्नी के देहांत के बाद लिखा है, वहाँ यह आशा करना व्यर्थ है कि शेखर, जो केवल एक जीवनी ही नहीं, एक व्यक्ति की अपने मुँह कही हुई जीवनी है, उसके लेखक की जीवनी नहीं मान ली जाएगी। मुझे याद है वो मेन बात ये कि कुछ जो विचारक थे उन्होंने ये मान लिया है कि ये शेखर एक जीवनी जो है वो ये अज्ञेय की उनकी खुद की आत्मकथा है। लेकिन देखिए इस पंक्ति में को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे उन्होंने साफ साफ लिखा है कि यह उनकी खुद की आत्मकथा नहीं है, बल्कि ये एक उनकी सोच है, उनकी कहानी है, उनकी रचना है। मुझे याद है 3 वर्ष पहले जब मेरी एक कविता द्वितीया छपी थी, तब उसके कई एक पाठकों ने मुझे संवेदना के पत्र लिखे थे, और एक ने यहाँ तक लिखा था कि मुझे आपसे पूरी सहानुभूति है, क्योंकि स्वयं उसी परिस्थिति में होने के कारण मैं आपकी अवस्था बखूबी समझ सकता हूँ। पत्र के संपादक ने भी, यद्यपि कुछ मजाक में, पूछा था कि आपका पहला विवाह तो हुआ नहीं, दूसरी पत्नी से यह झगड़ा कैसा? ऐसे व्यक्तियों को यदि प्रमाण मिल जाए कि मैंने बिना एक भी विवाह हुए दूसरे विवाह की बात लिख दी है, तो वे समझेंगे कि उन्हें धोखा दिया गया है। यह कहते खेद होता है, किंतु बात सच है कि आजकल का अधिकांश हिंदी साहित्य और आलोचना एक भ्रांत धारणा पर आश्रित है कि आत्मघटित आत्मानुभूति, क्योंकि अनुभूति बिना घटित के भी हो सकती है, उसका वर्णन ही सबसे बड़ी सफलता और सबसे बड़ी सच्चाई है। देखिए वो साफ साफ यहाँ पे कह रहे हैं कि यह जो उपन्यास है वो आत्मघटित नहीं बल्कि आत्मानुभूति है। तो ये एक प्रश्न भी बन सकता है कि जो ये उपन्यास है वो किस तरह की रचना है, आत्मघटित है या आत्मानुभूति है। तो हम यहाँ पे आत्मानुभूति लिखेंगे, आत्मघटित नहीं लिखेंगे, क्योंकि अनुभूति बिना घटित के भी हो सकती है। यह बात हिंदी के
कम लेखक समझते या मानते हैं कि कल्पना और अनुभूति सामर्थ्य सेंसिबिलिटी के सहारे दूसरे के घटित में प्रवेश कर सकता है, और वैसा करते समय आत्मा घटित की पूर्व धारणाओं और संस्कारों को स्थगित कर सकना, ऑब्जेक्टिव हो सकना ही लेखक की शक्ति का प्रमाण है। इसके विपरीत लेखकों में ऐसे अनेक मिल जाएंगे जो ऐसी अनुभूति, मैं फिर कहता हूँ कि आत्मघटित ही आत्मानुभूति नहीं होता, इस पर भी घटित आत्मानुभूत हो सकता है यदि हम में सामर्थ्य है कि हम उसके प्रति खुल कर रहें। जो पर किए सेकेंड हैंड अतएव घटिया और असत्य कहेंगे, ऐसे व्यक्तियों के लिए टी.एस. इलियट की इस उक्ति का कोई अर्थ नहीं होगा, जो वास्तव में एक उत्तर है। यहाँ पर उन्होंने टी.एस. इलियट का लिखा हुआ एक सेंटेंस इस भूमिका में लिखा है, ये नीचे है, इसे आप पढ़ सकते हैं, जो कि इंग्लिश में है। ये टी.एस. इलियट का लिखा हुआ कथन है। इसके आगे है, लेकिन यह लंबा विषयांतर हो गया। मुझे मानना पड़ेगा कि इलियट के कथनानुसार मैं बहुत बड़ा आर्टिस्ट हो सकता हूँ, शेखर का एक पात्र नहीं है, जो न्यूनाधिक मात्रा में एक संश्लिष्ट चरित्र नहीं है। तथापि मेरी अनुभूति और मेरी वेदना शेखर को अभिसंचित कर रही है, तथा यह अभिसंचन ऐसा है कि इससे यह कहकर छुटकारा नहीं पाया जा सकता कि अंततोगत्वा सभी गल्प साहित्य आत्मकथा मूलक है, अपने ही जीवन का चित्रण नहीं तो प्रक्षेपण है, अपने स्वायत्तु की कहानी है। शेखर में मेरा कुछ अधिक है। इलियट का आदर्श, जिसकी महानता मैं मानता हूँ, मुझसे नहीं निभ सकता है। शेखर निस्संदेह एक व्यक्ति का अभिन्नतम निजी दस्तावेज है, यद्यपि वह साथ ही उस व्यक्ति के युग संघर्ष का प्रतिबिंब ही है। इतना और ऐसी निजी वह नहीं है कि उसके दावे को आप एक आदमी की निजी बात कहकर उड़ा सके। मेरा आग्रह है कि उसमें मेरा समाज और मेरा युग बोलता है कि वह मेरे और शेखर के युग का प्रतीक है। लेकिन इतना सब होते हुए भी मैं जानता हूँ कि यदि इस उपन्यास का सूत्रपात दूसरी परिस्थिति में और दूसरे ढंग से और शायद दूसरे अधिक समर्थ हाथों से हुआ होता तो इस भूमिका की आवश्यकता न रहती, और न ही इसकी संपूर्ण अपेक्षा करते हुए पाठक के यह कहने की गुंजाइश रहती कि शेखर में घटनाओं की तो बात ही क्या, स्थान भी लेखक के देशाटन की परिचर्या से मेल खाते हैं। देखिए, इस भूमिका से हमें यह पता चलता है कि इसमें टी.एस. इलियट, जो कि एक साहित्यकार थे, आलोचक थे, मतलब विद्वान थे, तो उनके बारे में यहाँ पे चर्चा हुई है। तो आप हो सकता है कि परीक्षा में यह एक प्रश्न बन जाए, जिस तरह के प्रश्न आजकल एनटीए दे रहा है, तो उसमें यह प्रश्न भी आ सकता है कि किस उपन्यास में टी.एस. इलियट की चर्चा हुई है, या फिर किस लेखक के द्वारा अपने उपन्यास की भूमिका में टी.एस. इलियट की चर्चा की गई है। तो ये बात आपको ध्यान रखना होगा कि शेखर एक जीवनी उपन्यास में टी.एस. इलियट की चर्चा की गई है। इस अंतिम सामयिक के बारे में एक बात कह दूं कि शिशु मानस में चित्रण की सच्चाई के लिए मैंने शेखर के आरंभ के खंडों में घटना स्थल अपने ही जीवन से चुने हैं। फिर क्रमशः आगे बढ़ते हुए शेखर का जीवन और अनुभूति क्षेत्र मेरे जीवन और अनुभूति क्षेत्र से अलग चला गया। यहाँ तक कि मैंने स्वयं अनुभव किया है कि मैं एक स्वतंत्र व्यक्ति की प्रगति का दर्शक और इतिहासकार हूँ। उसके जीवन पर मेरा किसी तरह का भी वश नहीं रहा है। यह पात्र के सृष्टा के लिए यह कहना उचित है या नहीं, पात्र सचमुच ऐसा स्वतंत्र अस्तित्व रख सकता है या नहीं, लेखक के हाथों की कठपुतली न रहकर स्वयं लेखक को बाध्य कर सकता है या नहीं, ऐसे गूढ़ प्रश्नों में जिसकी रुचि हो वो पिंडारोली के साक्षी ले सकते हैं। अब ये लिखते हैं कि इस जीवनी का सूत्रपात कैसे हुआ, इसके बारे में ये आगे लिखते हैं। जीवनी का सूत्रपात कैसे हुआ और पाठक किस रोशनी में देखे, इसके बारे में मुझे जो निवेदन करना था वह मैं कर चुका, लेकिन शायद इसके बाद भी कुछ कहने को रह जाता है, क्योंकि पाठक के सामने इस भूमिका के साथ जीवनी का एक भाग ही पहुंचेगा, 2 बाकी रह जाएंगे। शेखर एक जीवनी 3 भागों में विभक्त है।
तीनों भाग एक ही कथा सूत्र में गुथे होकर भी अलग अलग भी प्रायः संपूर्ण है। कहा जा सकता है कि जीवनी वास्तव में 3 स्वतंत्र उपन्यासों का अनुक्रम है। ऐसा न भी होता तब उन्हें अलग अलग छापा जा सकता है। ऐसा होने पर तो विशेष सफाई देने की ज़रूरत नहीं। देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि यह जीवनी 3 भागों में विभक्त है, लेकिन हमें सिर्फ 2 ही भाग पढ़ने को मिलते हैं, एक उत्थान और दूसरा संघर्ष। तो इससे हमें पता चलता है कि वो शायद तीसरा भाग नहीं लिख पाए थे। उनको यह सोचने की आवश्यकता नहीं है कि उन्होंने अधूरी कहानी पर वक्त बर्बाद किया। ये एक को ही पूरा उपन्यास मान सकते हैं और उसी पर अपनी राय भी कायम कर सकते हैं। मैं पक्षपात की शिकायत नहीं करूँगा, किंतु जो पाठक पहला भाग पढ़ते हुए जानना चाहेंगे कि शेष भाग ये क्यों पढ़ें या उनके बारे में कैसी पूर्व धारणा बनाकर चले, उनके लिए कुछ निवेदन करना यहाँ अप्रासंगिक न होगा। अतः उन पाठकों के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि अभिप्राय कि यदि उतना दंभ न कर सकूँ कि संदेश की दृष्टि से शेखर के 3 भागों में एकांतता है। कालीन के रंग बिरंगे बाने को जैसे मोटे और सख्त बटे हुए सूत का एक रंगा ताना धारण करता है और सहता है, इसी तरह जीवन के 3 भागों की रंगीन गाथा मेरे अभिप्रेत मेरे कथ्य का एक तंतु है, जो एक है, अविभाज्य है। मेरी ओर से जीवन की आलोचना और जीवन का दर्शन है। जीवनी को गढ़ते हुए मैंने कथा वस्तु गढ़ने का यत्न किया है, इसीलिए वह चाहे कैसी भी हो, उसे लेकर मैं पाठक के आगे प्रार्थी के रूप में तो आ सकता नहीं, पर इतना कहूँगा कि यदि आप निर्णेता होने का हौसला करते हैं तो पहले पूरा पढ़ने की उदारता भी दिखलाइए। ये अंतिम पृष्ठ है ये भूमिका का। शेखर से आप साक्षात्कार देने के बाद अब मैं अलग हट जाता हूँ। अब आप उससे स्वयं परिचय प्राप्त करें। शेखर कोई बड़ा आदमी नहीं, वह अच्छा भी आदमी नहीं, लेकिन वह मानवता के संचित अनुभव के प्रकाश में ईमानदारी से अपने को पहचानने की कोशिश करता है। यह अच्छा संगी नहीं हो सकता है, लेकिन उसके अंत तक उसके साथ चलकर आपके उसके प्रति भाव कठोर नहीं होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। और कौन जाने आज के युग में जब हम आप सभी संश्लिष्ट चरित्र है, तब आप पाएं कि आपके भीतर भी कहीं पर एक शेखर है जो बड़ा नहीं, अच्छा भी है, लेकिन जागरूक और स्वतंत्र और ईमानदार है, घोर ईमानदार। ये उन्होंने भूमिका यहाँ पे कह के समाप्त की है। और आगे हम इस कहानी के उस उपन्यास के पात्रों के बारे में जानेंगे, पात्र परिचय, और उसके बाद फिर उपन्यास का सारांश पढ़ेंगे। साथ ही कुछ आवश्यक तथ्य जो कि एग्ज़ाम के नज़रिए से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो उन तथ्यों को भी हम देखेंगे जो कि संपूर्ण उपन्यास में से कहीं कहीं से जो मुझे इम्पोर्टेंट लगा है तो वो मैंने इसमें रखा है। ये यहाँ पर इस उपन्यास की ये विषय वस्तु है। भूमिका से आपको बहुत कुछ अंदाज़ा लग गया होगा, लेकिन फिर मैं यहाँ पे विषय वस्तु पढ़ा रही हूँ। शेखर एक जीवनी चर्चित और विवादित उपन्यास है, परंतु कुछ विद्वान इसे स्वयं शेखर की जीवनी मानते हैं। अज्ञेय स्वयं इस बात से इनकार करते हैं। आपने देखा कि भूमिका में उन्होंने इस बात से इनकार किया है कि यह उनकी आत्मघटित है। उन्होंने कहा है कि यह उनकी आत्मानुभूति है, आत्मघटित नहीं है। इस उपन्यास को मनोवैज्ञानिक उपन्यास की श्रेणी में रखा जाता है। यह उपन्यास व्यक्ति के आंतरिक लोक के द्वंद्वों को तो सामने लाता ही है, साथ ही अपने समय के कुछ वैचारिक द्वंद्व जैसे कि व्यक्ति और समाज, स्त्री और पुरुष, पाश्चात्य और भारतीय, नैतिक और अनैतिक आदि से टकराता है। शेखर एक ऐसा व्यक्ति है जो अपनी जिज्ञासाएं स्वयं शांत करना चाहता है, परंपरागत अनुभवों और ज्ञान को अपनी कसौटियों पर कसना चाहता है। दरअसल शेखर व्यक्ति के स्व की खोज का प्रतीक है। शेखर जागरूक, स्वतंत्र और अपने एवं समाज के प्रति ईमानदार होने की संघर्षपूर्ण यात्रा है। शेखर के माध्यम से बालपन पर पड़ने वाला काम, अहम और भय के प्रभाव एवं उसकी प्रकृति पर मनोवैज्ञानिक ढंग से विचार किया गया है। इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष 1941 है।
इस उपन्यास में बाल मनोवैज्ञानिक विज्ञान का चित्रण है, किशोरावस्था का चित्रण है, क्रांति की भावना, विद्रोही चेतना का रूप, प्रेम की भावना का चित्रण हुआ है। इस उपन्यास को पूर्व दीप्ति शैली में लिखा गया है। शेखर एक जीवनी को प्रकाशमान पुच्छल तारा के नाम से भी जाना जाता है। ये सब पंक्तियाँ इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं क्योंकि ये इसकी लेखन शैली पूछी जा सकती है, जो कि आपको याद रखना होगा कि यह पूर्व दीप्ति शैली में लिखा गया है। और ये भी पूछा जा सकता है कि पुच्छल तारा, प्रकाशमान पुच्छल तारा किस उपन्यास को कहा जाता है। तो आप याद रखिएगा कि शेखर एक जीवनी उपन्यास को प्रकाशमान पुच्छल तारा कहा जाता है। अब हम इसमें पुरुष पात्र देखेंगे जो कि मुख्य पात्र हैं। 2 पात्र मुख्य हैं, एक शेखर है और एक हरिदत्त। शेखर नायक है, यह बंधन मुक्त रहना चाहता है। इसके माध्यम से बालपन पर पड़ने वाले काम, अहम और भय का चित्रण किया गया है। हरिदत्त शेखर के पिता हैं जो कि अनुशासन प्रिय थे। इसके अलावा स्त्री पात्र हैं। इस उपन्यास में बहुत ज़्यादा पात्र नहीं हैं। स्त्री पात्रों में से सरस्वती है जो शेखर की बहन है और उसकी प्रेरणा स्रोत, और शेखर उसे गुरु भी मानते हैं। शारदा मद्रासी परिवार की लड़की है जिसके प्रति शेखर आकर्षित रहते हैं। यह स्वभाव से चंचल तथा अस्पष्टवादी है। शशि उपन्यास की नायिका है और शेखर की मौसेरी बहन है। इसके प्रति शेखर आकर्षित होते हैं। शांति 18-19 वर्ष की तपेदिक से पीड़ित लड़की है। इसमें कुछ गौण पात्र भी हैं, जैसे कि शेखर की माँ मनिका, कुमार, प्रतिभा, ईश्वरदत्त, प्रभुदत्त, रविदत्त और चंद्र। देखिए मुख्य तथ्य मैंने यहाँ पे लिखा है। यह उपन्यास फ्लैशबैक यानी कि पूर्व दीप्ति शैली में लिखा गया है। इस उपन्यास में शेखर के बचपन से लेकर कॉलेज में बिताए गए जीवन तक का चित्रण है। शेखर का पूरा नाम चंद्रशेखर हरिदत्त पंडित है। देखिए ये जो चंद्रशेखर हरिदत्त पंडित है, ये इस उपन्यास में सिर्फ एक जगह इसका वर्णन हुआ है, लेकिन क्या है कि परीक्षा में इसको पूछा जा सकता है कि शेखर का पूरा नाम क्या था। तो इसीलिए मैंने इसे यहाँ लिख दिया है कि शेखर का पूरा नाम चंद्रशेखर हरिदत्त पंडित था। और एक और है कि शेखर के कुत्ते का नाम जो था वो तैमूर था। इसका भी ज़्यादा वर्णन नहीं हुआ है, तो इसको भी आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। उपन्यास में अज्ञेय ने उस समय की राजनीतिक गतिविधियों और स्वतंत्रता एवं क्रांति की विचारधारा को व्यक्त किया है। इस उपन्यास पर रोमा रोला के ज्या क्रिस्टॉक का भी प्रभाव है। ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है। मिलान करने वाले में भी दे दिया जाता है कि इस उपन्यास पर किसका प्रभाव है। यह हिंदी का प्रमुख मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। इसमें बिंबों और प्रतीकों का प्रयोग मिलता है। अब हम उपन्यास का सारांश देखेंगे। इस उपन्यास में शेखर के विद्रोही व्यक्तित्व और बौद्धिक संघर्ष का चित्रण पूर्व दीप्ति शैली में यानी फ्लैशबैक शैली में हुआ है। ये हम लोग भूमिका में ही देख करके आ चुके हैं कि उपन्यास में शेखर के मनोभावों का चित्रण किया गया है, क्योंकि उपन्यास के प्रारंभ में ही दिखाया गया है कि अगले दिन शेखर को फांसी होने वाली है और वो उस अपने फांसी से एक दिन पहले जो कुछ भी सोचता है, यानी एक रात का यह विजन है। उपन्यास का आरंभ शेखर की फांसी की सज़ा से ठीक पहले की रात जेल में उसके द्वारा अपने जीवन के पूर्व घटित घटनाओं को याद करने से होता है। वह सबसे पहले शशि को याद करता है, फिर शैशवावस्था में जब वह 8 वर्ष का था बहन सरस्वती की याद आती है। इसके बाद वो शारदा को याद करता है, फिर उसके माँ पिता के प्रति धिक्कार की भावना जगाने वाली घटना याद आती है। यहाँ पर इसके याद करने का क्रम भी आपको याद रखना होगा, क्योंकि एनटीए आजकल जिस तरह के प्रश्न पूछ रहा है उसमें तो कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ये देखिए कि ये सबसे पहले शशि को याद करता है, फिर बहन सरस्वती को याद करता है और उसके बाद शारदा को याद करता है। तीनों नाम स से ही हैं, इसलिए आप इसको याद रखिएगा, शशि, सरस्वती और शारदा। पहला खंड जिसका नाम उषा और ईश्वर है,
उस पहले खंड का जो सारांश है वो ये है कि शेखर अपनी विद्रोही प्रवृत्ति के कारण स्कूल नहीं जाता है, शिक्षकों को परेशान करता है, छोटी उम्र में अकेलेपन का अनुभव करता है, ईश्वर को नहीं मानता है और अपनी बहन सरस्वती से आकर्षण का भी अनुभव करता है। दूसरा खंड बीज और अंकुर है। इसमें विदेश के प्रति उसका मन घृणा के भाव से भरा हुआ रहता है। वह गांधी जी को अपना आदर्श मानता है और अपना भाव प्रकट करने के लिए राष्ट्रीय नाटक लिखता है। इन्हीं सब वजह से क्या होता है कि उसके पिता जो है वो उससे बहुत ही गुस्सा रहते हैं। तीसरा खंड जिसका नाम प्रकृति और पुरुष है। इस खंड में जो शेखर है वह अपनी बहन सरस्वती को अपना प्रेरक गुरु मानता है। उसी समय जब वह दक्षिण में रहता है उसके जीवन में शारदा का प्रवेश हो जाता है जो शेखर को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। इसके बाद शेखर मैट्रिक की परीक्षा देने लाहौर जाता है। वहाँ उसे शशि मिलती है। जब वहाँ से लौटता है तो शारदा और उसका परिवार जा चुका होता है। इसी खंड में शेखर को स्त्री पुरुष के संबंधों के बारे में भी ज्ञान होता है। चौथा खंड है पुरुष और परिस्थिति। इस खंड में मद्रास में शेखर द्वारा कॉलेज में बिताए गए दिनों का वर्णन है, जहां उसकी उम्र 15 वर्ष की रहती है। मद्रास में वह कुमार नामक लड़के से मिलता है। उसमें समाज सेवा की भावना भरने लगती है। परीक्षा के दिनों में त्रिवेंद्रम जाने पर शेखर पुनः शारदा से मिलता है, परंतु शारदा की बातों से शेखर को लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया है। इस घटना के प्रभाव से वह मद्रास छोड़ देता है। तो ये था इस उपन्यास का सारांश। और यदि आपको मेरी यह क्लास उपयोगी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही उन लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा जो यूजीसी नेट की तैयारी करना चाहते हो। इस क्लास की पीडीएफ और लिंक सब कुछ टेलीग्राम चैनल पर मैं अपलोड कर देती हूँ, तो आप मेरे इस किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी और ये क्लास का लिंक भी मिल जाएगा। और भी जो ज़रूरी जानकारी होती है वह मैं टेलीग्राम पर शेयर कर देती हूँ, तो आप वहाँ से जाके कर सकते हैं। धन्यवाद।